नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान किसके लिए है? ये डीएलएड वालों के लिए है। जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। और ये जो सवाल लिखे गए हैं, ये सारे सवाल पिछले 3 साल उसमें जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं डीएलएड में, उन सब का निचोड़ वहीं सबसे ढूंढ करके या फिर कहिए छान करके हम ले करके आप लोगों के लिए आए हैं। और ये सारे सवाल आप जो सीरीज पढ़ रहे होंगे उन सीरीजों में भी ये सारे सवाल आपको जरूर मिलेंगे। और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ऐसे ही करके हम कम से कम 5 भाग, एक विषय का सामाजिक विज्ञान का 5 भाग बनाएंगे। फिर ऐसे करके हिंदी का, ऐसे करके और भी जो भी आपके पेपर उन सब का हम बनाएंगे। तो आइए हम अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का। देखिए, लिखा गया है पृथ्वी क्या है। भाई पृथ्वी क्या है? तो आप ये कह सकते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ये सही नहीं है। सही नहीं है, पृथ्वी एक ग्रह है मान रहे, सही है, लेकिन लिखने के तरीके सही नहीं है। बल्कि हम ये कहेंगे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। जैसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, कोई लड़के का नाम ले लीजिए कि मान लीजिए गोलू ले लीजिए, गोलू। अब कहा जाए गोलू कौन है? तो भाई गोलू तो लड़का है, लड़की तो है नहीं। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे गोलू कौन है? आप कहेंगे गोलू लड़का है। तो ये तो पूछा नहीं गोलू कौन है, पूछा ये गया कि गोलू कौन है, मतलब कि गोलू किसका लड़का है, यानी इनका लड़का। इस तरह से हम बताएंगे। वैसे हम कहेंगे पृथ्वी एक ग्रह है। ये थोड़ा सटीक आंसर नहीं हुआ, बल्कि ये कहेंगे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है जो कि एक ग्रह है। लेकिन हम लिखेंगे क्या कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। ये सटीक आंसर होगा। यह मतलब उत्तरी में ऐसे करके लिखेंगे। आगे चंद्रमा क्या है? भाई अब चंद्रमा क्या, आप कह सकते हैं चंद्रमा एक उपग्रह है। तो सबको पता चंद्रमा एक उपग्रह, लेकिन क्या है? तो ये क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह। यानी वही कहा जाए कि गोलू कौन है? तो गोलू एक लड़का, ये सटीक आंसर नहीं हुआ। कहा जाए गोलू इनका लड़का है। वही से चंद्रमा क्या? चंद्रमा एक ग्रह है। समझ में नहीं आया, बल्कि कहेंगे चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। इस प्रकार से हम इस सवाल का आंसर अपनी मतलब जो भी बुक होगा, जो भी हमको कॉपी मिलेगी, उससे हम ऐसे करके लिखेंगे। आगे देखिए, ग्रहण क्या है? अब आपसे पूछ लेगा एग्जाम में ग्रहण क्या, आपको कम से कम एक लाइन तो लिखना ही लिखना होगा। तो ग्रहण हम क्या किसे कहेंगे? किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में जब कोई एक वस्तु आ जाती है तो उससे जो छाया पड़ती है हम उसे ग्रहण करते हैं। यानी कोई एक प्रकाश बिंदु है, यानी ऊपर से कोई टार्च ऐसे करके जला रहा है, ऊपर से कोई एक प्रकाश बिंदु आ रहा है, लेकिन ऊपर से जो प्रकाश बिंदु आ रहा है उसी के बीच में कोई चीज वस्तु आ जाए, उसी के बीच में कोई वस्तु आ जाए और वो प्रकाश जो जा रहा है उस वस्तु पे टकरा जाए और उसके पीछे उस वस्तु की छाया पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे अपनी भाषा में। लेकिन लिखने की भाषा हम क्या लिखेंगे? किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले, किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो उस वस्तु की जो छाया पड़ती है उसे हम ग्रहण करते हैं। यानी वो जो छाया बनती है उसे हम ग्रहण करते हैं। आगे चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या, बहुत कंफ्यूजन रहती है। आज हम कंफ्यूजन दूर करके जाएंगे एकदम, बिल्कुल आप बस सुनते रहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है? यहाँ लिखा गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? होता कैसे जब सूर्य ग्रहण होता है? दिन में होता है कि रात में? भाई दिन में ही होगा, रात में थोड़ी होगा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऊपर सूर्य होता है और बीच में ऐसे करके कुछ आ जाता है। आप लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य कटा फटा दिखाई देगा और जो बीच में ऐसे करके कुछ आ जाता है जिसके कारण सूर्य पूरा भाग हम नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब हमारे पृथ्वी पे और सूर्य के बीच में कुछ आ जाता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। तो हम कैसे कहेंगे कि ऊपर जो है क्या है? सूर्य है, नीचे क्या है? पृथ्वी है। तो कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण किसे हम कहते हैं? ये देख लीजिए, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो जो चंद्रमा है वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। इसको हम एक वीडियो में बना के आपको बताएंगे। तो ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाए ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्र ग्रहण होता कैसे है? चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, बल्कि चंद्रमा है मान लीजिए
और सूर्य, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कभी भी सूर्य बीच में नहीं आता है। ठीक है, कभी बीच में नहीं आता है। तो होता क्या है कि ऊपर जो है सूर्य है, ऊपर सूर्य है और बीच में पृथ्वी है और नीचे चंद्रमा है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। कैसे होता है? सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी पे टकराता है और पृथ्वी पे टकराने के बाद चंद्रमा तक वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। जब उस पर नहीं पहुंचेगा तो छाया दिखाई देगा, कटा दिखाई देगा या फिर कहीं अंधेरा दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये होता कब कब है देखिए। अच्छा ये बताइए, एक अमावस्या होता है, एक पूर्णिमा होती है। हम अपने दिन की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत कब करते हैं? आपको पता होगा, जब दिन निकलता है तब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और हम अपने वर्णमाला की शुरुआत किस अक्षर से करते हैं? आ से करते हैं। यानी अपने पढ़ाई लिखाई का जो मतलब है या फिर कहीं पढ़ने लिखना हम कहाँ से शुरू करते हैं? छोटा आ से शुरू करते हैं। और अपने काम की शुरुआत कब करते हैं? सूर्य निकलने के बाद करते हैं। तो यहाँ देखिए सूर्य निकलने के बाद हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ देखिए छोटा आ है, यानी छोटा आ का मतलब हम छोटा बड़ा सबसे पहले पढ़ते भी हैं। पढ़ने का प्रारंभ हम यहीं से करते हैं, छोटा आ से करते हैं। और सूर्य निकलने के बाद हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। वैसे भी आप लोग मूवी में देखे होंगे, कहते नहीं कि पूर्णिमा की रात को 12 बजे ऐसा होगा वैसा होगा, भूत आएगा, या फिर ऐसा होता ना पिक्चर में आप लोग देखे, मूवी में देखे, तो वैसे याद करिएगा। रात में पूर्णिमा होता, मतलब जो चंद्रमा होता है वो रात में 12 बजे निकलता है पूर्णिमा को रात को। उसी दिन क्या होता है? ग्रहण भी होता है, चंद्र ग्रहण भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। ये भी समझ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। परिभ्रमण एक है, एक परिक्रमण है। अब बताइए परिक्रमा करना, आप लोग सुने होंगे 14 कोसी परिक्रमा करना, अयोध्या के लोग करते हैं, या फिर आपके गांव में कोई मंदिर हो, मस्जिद, या जो भी आपके तरीके जो भी हो, आप लोग परिक्रमा करते हैं। परि माने चारों ओर, परि माने चारों ओर, कर्मा मतलब क्रम से, यानी 1 2 3 4 चक्कर आप लगाते रहिए। परिक्रमा यानी जब हम किसी चीज का चक्कर लगाते हैं तब हम उसे परिक्रमण कहते हैं। अब परिभ्रमण कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब वो अपने अक्ष पे खुद चक्कर लगाता है तो हम उसे परिभ्रमण कहते हैं, तो उसे परिभ्रमण कहेंगे। लेकिन जब किसी का चक्कर खुदे परिक्रमा करेगा इसे करके तो उसे हम परिभ्रमण कहेंगे। लेकिन जब अपने अक्ष पे खुदे ऐसे नाचेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? परिभ्रमण कहेंगे। जैसे अगर कोई डांस कर रहा है, मान लीजिए आदमी एक जगह खड़ा है और नाच नाच के ऐसे करके डांस कर रहा है, तो परिक्रमण है कि परिभ्रमण है? तो परिभ्रमण है, यानी भ्रमत बा। क्या कर रहा है? भ्रमत बा। गाना चल रहा है, इधर भ्रम रहा है कि कौन गाना चल रहा है, कैसे डांस करे, अपना डांस कर रहा, भ्रम रहा है ऐसे करके। तो परिभ्रमण यानी खुद अपने अच्छे पे अपने खुदे नाचे, तो परिभ्रमण। परिक्रमण किसे कहेंगे? जब वो किसी का चक्कर लगाए तो हम उसे परिक्रमण कहेंगे। आगे सुनिए, डायमंड रिंग क्या होता है? डायमंड रिंग क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य किनारे चमकती अंगूठे के समान जो प्रकाश होता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरी तरह जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो सूर्य के किनारे किनारे ऐसे करके चमकती हुई एक तस्वीर होती है, या फिर कहीं अंगूठी के समान ऐसे करके दिखाई देता है। अंगूठी के समान ऐसे चमकदार होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। एक चीज और समझ लीजिए, आपके सीरीज में भी, बुक में भी है, एक कैलेंडर वर्ष में कुल कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। अब हम किसे कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण और किसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण? देखिए, सूर्य ग्रहण जब पूरी तरह से ढक ले, यानी पूरी तरह से चंद्रमा जो है वो सूर्य के पूरी तरह सामने आ जाए, पूरी तरह से ढक ले, उसका प्रकाश ना आए, हल्का सा अंधेरा हो जाए, तब उसे कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी पूरी तरह से ना दिखाई दे। और जब वही आंशिक, यानी जब आधा दिखाई दे, कम दिखाई दे, तब उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो आप लोग इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है। इतने की स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको आगे देखिए दोस्तों, कुछ संविधान के भी सवाल हैं जो आपकी सीरीज में, आपकी बुक में दिए गए हैं, वही सारे सवाल लिखे गए हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, हम और सारी चीज़ ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है तो यहाँ पे इसमें क्या ट्रिक बताया जाए। तो देखिए क्या है, संविधान क्या है, यानी अगर पूछ लिया जाए आपसे संविधान क्या है, अब बताओ संविधान क्या है,
तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जनता शासित होती है और वहाँ की सरकार चलाई जाती है। सही बात है। संविधान क्या एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से हम लोग क्या हैं? शासित हैं, और यहाँ की जो सरकार चल रही है वो भी संविधान के माध्यम से ही चल रही है। यानी संविधान एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जनता शासित होती है और वहाँ की सरकार चलाई जाती है। सीधी सी बात है। आगे देखिए, भाग, यानी हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं कुल? तो अनुच्छेद है 395। 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 4 ऐड कर दी गई हैं। मौके पे कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। बनाने में कितना समय लगा था? तो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। खर्च कितना हुआ था? तो 63,92,729 रुपया। बैठकें कितनी हुई थी? 166 बैठकें हुई थी, जिसमें जनता भी भाग ले रही थी, प्रेस वाले भी भाग ले रहे थे। अधिवेशन इसके कितने हैं? कुल मिला दिया जाए 12 हुए हैं, नहीं तो मुख्यतः कितने अधिवेशन हुए हैं? 11 अधिवेशन हुए हैं। बनकर तैयार कब हो गया था? और कुछ अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और बल्कि इसी दिन लगभग 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया संविधान का थोड़ा सा पार्ट, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इतिहास का भी सवाल है और जो संविधान का भी है। वीडियो हम और बनाएंगे आपके लिए, स्पेशली बनाएंगे। देखिए लिखा गया, ये सारे सवाल जितने भी लिखे गए, जितने भी सवाल हम पढ़ा रहे, अगर आप पढ़े हैं किताब में देखिएगा, सारे सवाल मिलेंगे आपको, या फिर सीरीज में देखिएगा, सारे सवाल पूछा भी गया है। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? देखिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहा? कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए लिखा कैसे जाएगा, इनको कहा कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे क्या? राष्ट्रपिता कहे थे। अगर आप कंफ्यूज हो जाते भैया कौन कहा था, तो देखिए खट्टी सा, जिसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, खट्टी सा यहाँ है और खट्टी सा देखिए यहाँ है, याद करने के लिए। यानी खट्टी सा वाला खट्टी सा, यानी कि गांधी जी को खट्टी सा यानी राष्ट्रपिता कौन कहा था? तो खट्टी सा जिसके नाम में है, यानी कि ऐसा नहीं कि बोलने के बाद खट्टा लग रहा है भाई, खट्टी सा ऐसा नहीं, बस मूर्धन्य सा उसको कहते सही सही। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता देखिए, खट्टी सा यहाँ, खट्टी सा यानी वही मूर्धन्य सा, तो खट्टी सा यहाँ है, यहाँ है, तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। देखिए खट्टी सा दोनों में है, तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। अब महात्मा कौन कहा था? तो महात्मा कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे। क्या कहे थे? महात्मा कहे थे। ये भी आप याद करिएगा। जैसे ये जो थे, जो गांधी जी थे, वो रामचंद्र जी को बहुत अधिक मानते थे। देखिए रा यहाँ है देखिए, और माँ यहाँ भी है। राम यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा कहते हैं। बापू कौन कहा था? वैसे देखिए लड़के भी अपने पिताजी को बापू कहते हैं, लड़कियां भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां कहती है बापू। तो जो बापू कहा है गांधी जी को, किसने कहा है? जिसने भी कहा है वो महिला ही कहा है। तो किसने कहा था? तो कही थी सरोजिनी नायडू जी कही थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने क्या कहा था? बापू कहा था। आगे, मूल अधिकार कितने हैं? यानी अगर पूछा जाए संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस गिन लो मूल अधिकार में कुल कितने। अच्छा है, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 मूल अधिकार, 6 बस। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल अधिकार में 6 मूल अधिकार 6, लेकिन पहले थे 7, एक घटा दिया गया 6, यानी मौके 6, यानी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 अच्छा ना, 6 है भी। आगे देखिए, नागरिकता पाने की 5 शर्तें कौन कौन सी? अगर पूछा जाए कि नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी शर्तें हैं, तो कुल 5 शर्तें हैं। कौन? ये आपके सिलेबस में है, किताब में है, सब जगह है, पूछा भी गया है। तो देखिए नागरिकता पाने की 5 शर्तें कौन कौन सी? आप भूल जाएंगे पांचों, और एग्जाम में आपको पांचों लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। पांचों आप भूल जाएंगे, कौन कौन आगे पीछे या कैसे, कौन था नहीं था ना, भूल जाएंगे। तो एक ट्रिक है, जो पाछे कहते नहीं है कि भैया एक जगह लाइन लगी हुई थी, नागरिक लोग लाइन लगे हुए थे, और क्या था? नाग भी था वहीं। क्या था? नाग भी था वहाँ, सांप ओप था। तो मम्मी ने क्या कहा? जो पीछे थे, यानी मम्मी थी और लड़का था, दोनों लोग जा रहे थे आगे आगे। तो मम्मी ने देखा आगे सांप है, उनका बच्चा आगे आगे जा रहा था, तो अपने बच्चे को कहीं, बच्चा कहा कि नहीं, लड़का का नहीं, हम मम्मी हम मार देंगे इसको। कहे नहीं बेटा, मारना नहीं चाहिए, जो पाछे थे, यानी मम्मी ने उस बच्चे का जो पाछे, तो वही लिखा गया है, जो पाछे। अब अगर आप भूल जाते नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी शर्तें हैं,
नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 शर्तें हैं। और यहाँ आज नागरिकता में अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। नागरिकता में 5 अक्षर भी है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्त भी है। नागरिकता में 5 अक्षर है और प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें भी है। और जो नागरिकता वाला अनुच्छेद है इसको भी याद कर लिए, जो नागरिकता वाला अनुच्छेद है वो 5 से शुरू भी होता है। जो नागरिकता वाला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से शुरू भी है, 5 से लेकर के 11 तक शुरू भी नागरिकता। और नागरिकता में 5 अक्षर भी है। और नागरिकता अधिनियम जो बना था सबसे पहली बार 1955 में बना, देखिए वहाँ भी 5 है। नागरिकता अधिनियम जो बना था वो भी 55 में ही बना था, 5 वहाँ पे। नागरिकता में अभी तक कुल कितने संशोधन हुए? 5 संशोधन भी हुए हैं, ये भी याद कर लो इसी में, 5 से। चलिए ठीक है, 5 शर्तें कहें ज 5 है भैया, तो जा से हो गया जन्म, वा से हो गया वंश, पा से हो गया पंजीकरण, पा से हो गया प्राकृत, छे से हो गया क्षेत्र समाविष्ट। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल भाई पूछेगा नहीं, हम डिटेल क्या करें, नहीं डिटेल आप यहाँ जन्म लेते हैं तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण अगर आप करवाएं प्राकृतिक आधार पे, या क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट क्या है? अगर भारत का कोई हिस्सा या भारत पाकिस्तान नेपाल का कोई हिस्सा अगर जीत लेता है तो उन लोग नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी, या भारत का कोई हिस्सा कोई दूसरा देश जीत लेता है तो उस क्षेत्र पे उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये समाविष्ट वाला है। तो दोस्तों ये हो गया अपना सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 हो गया। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम अगला पार्ट बनाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और लाइक करिएगा। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 पार्ट बनाएंगे, 5 से 6 पार्ट बनाएंगे एक सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान का, फिर 4 से 5 पार्ट हिंदी का, 4 से 5 पार्ट जो कंपलसरी विषय उनका, फिर इतने में खत्म आपका एग्जाम। अभी एग्जाम के लिए भी आपके पास टाइम भी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।